Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of theories and evidences of evolution. बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि एवोल्यूशन से रिलेटेड कितनी थेरीज थी, क्या मेन कॉन्सेप्ट्स थे या किन साइंटिस्ट की मेजर कंट्रीब्यूशंस थी, और इससे रिलेटेड हमने कुछ एविडेंसेस भी डिस्कस करने हैं। यानी ऐसे कौन से रीजंस थे, कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी बेस पर जो साइंटिस्ट थे उनको ये माइंड में आया कि एवोल्यूशन नाम की कोई चीज़ भी एग्जिस्ट कर सकती है, या ऑर्गेनिजम्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम जीन्स के अंदर जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है जी। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास हमने एक थेरी लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो उस हवाले से हमने डिस्कशन की। आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो एवोल्यूशन मेनली हमने डार्विन के नाम से जो है डिस्कस करना है कि डार्विन ने किस तरह से एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। डार्विन श्रीसबरे इंग्लैंड के अंदर जो है 1809 में पैदा हुए। इन्होंने ज्वाइन किया था एक एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो होती है ना, आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के एक्सपेंस के ऊपर जो एक थ्योरेटिकल जो रिसर्च वर्क किया जाता है। ठीक है। एचएमएस बीगल जो था, यानी बीगल एक शिप का नाम है जिसने साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन की तरफ जाना था। ठीक है। और ये जो जर्नी थी ये 5 साल की जर्नी थी, यानी पूरे 5 साल इस शिप ने जो है डिफरेंट जो मतलब कोस्ट लाइंस होंगी वहाँ पे डिफरेंट जो है रिसर्च वर्क करना था। तो अपनी इस जर्नी के दौरान डार्विन ने ऑब्ज़र्व किया और कलेक्ट किया कुछ थाउजेंड्स के करीब जो है ना वो फ्लोरा एंड फाना थे, यानी एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ थे जो कि मेन लैंड था साउथ अमेरिका का। वहाँ पर मतलब इन्होंने अपनी सारी फाइंडिंग्स वगैरह जो है वो कलेक्ट की थी। तो उसने ये चीज़ नोटिस की कि बेसिकली ये जो फ्लोरा और फाना है ये बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, कि बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ये उनसे बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये एक डेफिनेट इसको स्टैंप लग जाता है कि ये साउथ अमेरिका में है और बाकी यूरोप में ये कहीं भी नहीं पाया जाता। यानी कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जो भी फ्लोरा और फाना वहाँ पे कलेक्ट किए या ऑब्जर्व किए, जिनके ऊपर जितना भी अपना काम किया, तो इन्होंने ये चीज़ डिटेक्ट की कि बेसिकली साउथ अमेरिकन मेन लैंड के ऊपर या एसोसिएटेड जो कोस्ट लाइन्स थी या लैंड्स थे उन पर जितने भी एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं, वो बाकी दुनिया के तमाम ऑर्गेनिज्म से बहुत डिफरेंट है और यूरोप की तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे भी डिफरेंट हैं। फर्दर मोर हम ये कहते हैं कि जो साउथ अमेरिका के फोसल्स थे जो डार्विन ने देखे थे वो क्लियरली डिफरेंट है आज की मॉडर्न स्पीशीज़ से, लेकिन इनकी साउथ अमेरिकन मेन लैंड के साथ भी काफ़ी ज़्यादा जो है क्या थी, रिजेम्बलेंस थी। यानी हम ये कह रहे हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये साउथ अमेरिकन मेन लैंड है, ठीक है, और ये डिफरेंट आइलैंड्स हैं उसी एरिया के अंदर, ठीक है, लेकिन काफ़ी मतलब डिस्टेंस पर मौजूद हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब डार्विन ने साउथ अमेरिका के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स देखी तो इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि बेसिकली साउथ अमेरिका के अंदर जो भी एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ हैं वो यूरोप और बाकी दुनिया के कॉन्टिनेंट से काफ़ी डिफरेंट हैं। फिर जब इन्होंने मल्टीपल साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन यानी उससे रिलेटेड जितने भी एरियाज़ में कॉन्टिनेंट थे, जब वहाँ जाके इन चीज़ों को डिटेक्ट किया तो उसने ये देखा कि ये जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं ना ये सिर्फ इन्हीं इलाकों में पाई जाती हैं। लेट्स से कि जो यहाँ पर पाई जाएगी वो सिर्फ इसी इलाके में पाई जाएगी और कहीं भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर मौजूद है वो सिर्फ इसी इलाके के अंदर होगी और कहीं भी नहीं होगी। यानी इन एसोसिएटेड आइलैंड्स के ऊपर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सिर्फ यहीं पर पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं भी नहीं होती। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी साउथ अमेरिकन मेन लैंड वाली जो स्पीशीज़ हैं उनसे रिजेम्बलेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यानी है तो डिफरेंट लेकिन रिजेंबल भी उनसे करते हैं। तो ज़्यादातर जो स्पीशीज़ यहाँ पे इन्होंने जिस हवाले से देखा, जो एक पजलिंग केस आया था जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, वो ग्लैपागोस आइलैंड्स का था। ग्लैपागोस क्यों कहते हैं? ग्लैपागोस का मतलब ही लार्ज टॉर्टॉइज़ है, यानी ये एक ऐसा आइलैंड है जो कि साउथ अमेरिका मेन लैंड से 900 किलोमीटर दूर है। ठीक है, लेट्स से कि ये साउथ अमेरिकन मेन लैंड है और ये ग्लैपागोस आइलैंड है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 900, ठीक है, और किलोमीटर 900 किलोमीटर ये दूर जो है ना आइलैंड मौजूद है, ग्लैपागोस आइलैंड। और इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा, इसकी क्या ख़ास बात है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे टॉर्टाइज होती हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और इनकी जो एज है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। साइज़ इनका ऑलमोस्ट जो है, या वेट आप कह सकते हैं कि वेट इनका जो है 200 केजी के करीब होता है और लाइफ भी इनकी 100+ ईयर्स तक चलती है, यानी काफ़ी इनकी वजह से ये फेमस थे। तो जब ये ग्लैपागोस आइलैंड पर पहुँचे तो डार्विन ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि ग्लैपागोस आइलैंड के अंदर जो एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ हैं, स्पेशली एनिमल स्पीशीज़, वो साउथ अमेरिका मेन लैंड से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती हैं।
ठीक है। ऑल दो हम ये कहते हैं कि ये जो स्पीशीज़ थी वहाँ से माइग्रेट करके आई, यानी मेन लैंड से माइग्रेट करके आई और इन डिफरेंट आइलैंड्स में फैल गई और इस गैलापागोस के डिफरेंट आइलैंड्स में या डिफरेंट हिस्सों में फैल गई और डाइवर्सिफाइड भी हो गई। यानी ये डिफरेंट बहुत हैं लाइफ फॉर्म से, लेकिन क्या है कि इनका मेन लैंड के साथ फिर भी एक कनेक्शन बनता है क्योंकि इनमें बेसिक सिमिलरिटीज़ मौजूद थी। डार्विन ने ऑलमोस्ट 13 डिफरेंट टाइप की फिंचेस कहते हैं एक ऐसा बर्ड जो बिल्कुल देखने में आपको ना स्पैरो की तरह लगेगा, लेकिन इसका जो हेड रीजन होता है वो काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि हेड रीजन इसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हार्ड होता है और इसकी बीक यानी जो चोंच है वो हार्ड होती है। चेहरा थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं इसका कि क्या होता है, भारी सा होता है, और एक चिड़िया तो हल्की फुल्की सी होती है। मेन एक ये होता है, ठीक है। तो देखने में बिल्कुल स्पैरो लाइक बर्ड होते हैं फिंचेस। ऑल दो कि ये एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर थे, लेकिन हम ये कहते हैं यानी 13 टाइप हैं फिंचेस की और गैलापागोस के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट हिस्सों के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ऑल दो कि ये एक दूसरे से देखने में आपको सेम लग सकती हैं, कि देखने में आपको ये लगेगा कि हाँ जी ये तो सारे ही सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। और डिफरेंसेस किस चीज़ में एग्जिस्ट करते हैं? बेसिकली इनकी स्कल की अरेंजमेंट के अंदर, स्कल के स्ट्रक्चर के अंदर, कि किसी की बीक जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हार्ड है, तो किसी की थोड़ी सी जो है ना कार्टिलेजनस है। किसी की बीक जो है वो स्टोन्स या जो है ना सीड्स को खाने के लिए एस्टैब्लिश है, तो किसी की बीक बिल्कुल ट्यूब की तरह है ताकि फ्रूट में से जो है ना फ्लोएम जूस को सक कर सके, ठीक है। तो ये बेसिक उनमें डिफरेंसेस भी मौजूद थे। ऑल दो कि ये स्पीशीज़ जो हैं इन्हीं आइलैंड की यूनिक थी, लेकिन वही बात है कि इनका मेन लैंड के साथ फिर भी क्लोज़ आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप था, ठीक है। जब ये चीज़ें डार्विन ने ऑब्ज़र्व की तो आफ्टर हम कहते हैं कि एचएमएस बीगल जब 1836 में वो ब्रेटन पहुँचे, ठीक है। जब वापसी का सफ़र उन्होंने लिया और ब्रेटन पहुँचे तो डार्विन ने यहाँ पर देखा कि जो न्यू स्पीशीज़ है ना ये जो ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, और जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ हैं, कि न्यू स्पीशी और एंसेस्ट्रल स्पीशी के दरमियान क्लोज रिलेटेड एक प्रोसेस होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी न्यू स्पीशीज़ होती हैं बेसिकली ये अराइज होती हैं एंसेस्ट्रल फॉर्म से बाय ग्रेजुअलिज्म, ठीक है। यानी कि हम ये कहते हैं कि एंसेस्ट्रल स्पीशी की इन्वायरमेंट में जब चेंज आता है तो इन्वायरमेंट के चेंज को रिस्पॉन्स करते हुए जब ये अपने अंदर अडेप्टैशंस जो है एस्टैब्लिश कर लेती है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि नई फॉर्म्स जो है ना डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और आप इवन कि ये जो नई फॉर्म है ना ये इतनी चेंज हो जाती है, या जियोग्राफिकल बैरियर्स को, लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक मेन लैंड था, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना ओशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और एक छोटा सा ये आइलैंड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या था कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे, या हम कहते हैं कि बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं या कोई भी इंसेक्ट की स्पीशीज़ हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। उनमें से कुछ स्पीशीज़ जो है ना इस ओशन के वाइड एरिया को, इतने वास्ट एरिया को ट्रैवल करके और यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब हैं तो ये एक ही स्पीशीज़ हैं, चाहे यहाँ पे मौजूद हैं या यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, एनवायरमेंटल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि ये जो न्यू स्पीशीज़ जहाँ पे आई है ना, ये अपनी एडेप्टेशन को करते करते ओरिजिनल से इतना डिफरेंट हो जाता है कि आप इसकी मॉडिफाइड फॉर्म या न्यू फॉर्म को देखकर और इसकी न्यू फॉर्म को देखकर कभी भी कंपेयर करके नहीं बता सकते कि इनका एंसेस्टर एक था या ये एक ही स्पीशी थी और माइग्रेशन से ये वाली जो है वो एडेप्टेशन की वजह से न्यू स्पीशी बनी, यानी इतना फ़र्क हो जाता है इनमें। सो ये चीज़ उन्होंने कही कि इनमें डिफरेंसेस तब आना शुरू होते हैं कि अगर वो जोग्राफिकल बैरियर को क्रॉस करके कहीं और चला जाए। ओवर मैनी जनरेशंस ये जो दोनों स्पीशीज़ होती हैं इनमें इतने ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं कि एक सेपरेट न्यू स्पीशी भी बन जाती है। और यही केस हुआ था बिल्कुल गैलापागोस फिंचेस पे। इसमें मेंशन तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था। लेट्स से कि ये जो है साउथ अमेरिका मेन लैंड है और ये जो है गैलापागोस आइलैंड है, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड और ये साउथ अमेरिका मेनलैंड है। अब हुआ क्या था कि फिंचेस जो है जब एक स्पीशी सिर्फ आई थी और यहाँ पर आके जो है ना उसने जो है ना ट्रैवल किया था। एक स्पीशी थे यानी कुछ उसके आप कह सकते हैं कि बर्ड्स थे जो यहाँ पे आइलैंड से 5-10 जो जितने भी थे, ठीक है। तो उन्होंने जब गैलापागोस आइलैंड पर रहना शुरू किया तो जिस जगह पर उनको सूटेबिलिटी मिली, यानी जहाँ पे वो आसानी से अपना नेस्ट बना सकते थे, फूड उनको आसानी से मिल जाता था, उन्होंने उस इलाके की तरफ रुख कर लिया। अब मेंबर एक ही स्पीशी का है लेकिन काफ़ी 100 साल गुजरने के बाद क्या है कि उस एक स्पीशी से 13 डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं। और इनमें बेसिक डिफरेंस कहाँ पे मिलता है, इनके जो है ना नेक रीजन के अंदर, या हम कहते हैं कि इनकी जो बीक है या इनकी जो बॉडी साइज़ है या इनकी जो स्कल की बोन्स हैं उनके अंदर मेन डिफरेंस मिलता है, ठीक है जी। और इसी चीज़ को हमने जो है इसी हवाले से भी डिस्क्राइब किया है कि डार्विन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था।
बाय अर्ली 1840s जब डार्विन ने अपना जो मेजर वर्किंग थी या जो मेजर फाइंडिंग थी ये कर ली, जिस पे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की बेस पर जो है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था कि एवोल्यूशन सिर्फ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन की बेस पे, ठीक है। और 1844 में जो है डार्विन ने एक लॉन्ग ऐसे लिखा जिसके अंदर उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और नेचुरल सिलेक्शन का जो एक लिंक था वो बताया। अब इससे पहले कि अभी इनका कोई काम पब्लिश नहीं हुआ था, तो इसी दौरान अल्फ्रेड रसल वेलेस जो कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर काम कर रहे थे, इनका काम काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कर रहा था। तो वेलिस का पेपर जो था और जो डार्विन की थ्योरी थी, तो ये वेलिस ने अपनी थ्योरी इनको दी, दोनों चीज़ें डार्विन ने जो है वो लीनियस सोसाइटी को दी, जिसके केस में जो है जुलाई 1 1858 में जो है ना ये दोनों काम पब्लिश हो गए। सो डार्विन ने अपनी थ्योरी कंप्लीट की और इन्होंने अपनी कंप्लीट जो बुक थी वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से ये बुक पब्लिश कर दी। और इस बुक के 3 वॉल्यूम थे जिसमें उन्होंने कंप्लीटली बताया कि 5 सालों में उन्होंने कहाँ-कहाँ और किस-किस किस्म के एविडेंसेस की बेस पर एवोल्यूशन के मैकेनिज़्म को ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने जो है ना यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया। वॉल्यूम का मतलब होता है जैसे आपकी एक बुक है ना और एक ही नाम हो, एक ही बुक हो, लेकिन लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो पहली वॉल्यूम है उसमें 10 चैप्टर हैं, पहले 10, ठीक है। और जो सेकंड वॉल्यूम है वहाँ से चैप्टर 11 शुरू होगा, चैप्टर 15 तक होगा, और थर्ड वॉल्यूम में चैप्टर 16 से शुरू होकर 20 तक। इसको हम कहते हैं कि नाम एक है, चीज़ भी एक ही है, लेकिन चैप्टर्स फिर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको इस तरह से हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही था कि 3 वॉल्यूम थे जिसमें उन्होंने बाकायदा बहुत डिटेल से बताया था कि एवोल्यूशन के हवाले से इनका क्या एविडेंस है और इनको किस तरह से मैकेनिज़्म जो है वो ऑब्ज़र्व करने को मिला और क्या चीज़ें इन्होंने देखी। तो यहाँ पे तो छोटी सी समरी आपको बताई गई है, 2 पॉइंट्स जो बहुत प्रोमिनेंट थे, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन क्या होता है? देखिए, डिसेंट बेसिकली तो एक वर्ड है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन ये कहते हैं। इसमें अभी हम यहाँ से भी देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जो एंसेस्ट्रल स्पीशी है इससे काफ़ी अरसे बाद एक जो होती है ना, हम कहते हैं कि डिसेंडेंट स्पीशी जो है वो इवॉल्व हुई है। अब एंसेस्ट्रल स्पीशी जिस इन्वायरमेंट में थी उसके अंदर इस सारे टाइम फ्रेम में, यानी इस सारे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इन्वायरमेंट में चेंज आए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म में भी चेंज आए हैं, और इससे इवॉल्व होने वाली जो नई स्पीशी है वो बहुत मॉडिफाइड है, बहुत स्पेशलाइज और बहुत एडवांस्ड है या बहुत मॉडर्न है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी न्यू स्पीशीज़ अराइज होती हैं एंसेस्ट्रल फॉर्म से बट विद वेरी मॉडिफिकेशन एंड मॉडर्निटी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हम ये कहते हैं कि डार्विन ने परसीव किया था कि लाइफ अपनी से यूनिटी में होती है, लेकिन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो हैं ये कहाँ से डिसेंट होती हैं? कॉमन एंसेस्टर से, और जो कि मतलब पास्ट में थे। डार्विन के व्यू के अकॉर्डिंग लाइफ की जो हिस्ट्री होती है ये बिल्कुल एक ट्री की तरह होती है, यानी ये एक ट्री का मेन ट्रंक है और यहाँ से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह से जो है ना वो ट्री आगे की तरफ ग्रो करता रहता है, जिसको हम नाम क्या देते हैं? एवोल्यूशनरी ट्री। यानी डार्विन का मानना ये था कि अगर आप लाइफ को एक्सप्लेन करते हो तो हम कहते हैं कि ये एक मेन ट्री ट्रंक है जिसकी बेस पर एंसेस्टर स्पीशी है। लेट्स से कि यहाँ पे एनवायरनमेंट की वजह से एक स्पीशी इवॉल्व हुई, फिर यहाँ पे चेंजेस की वजह से ये स्पीशी इवॉल्व, यानी चेंज कहाँ पे आ रहा है? इस पॉइंट पे। तो वो एक स्पीशी अब 2 में डिवाइड कर गई है। यहाँ फिर एक इन्वायरमेंटल चेंज आया और एक स्पीशी इस जगह से इवॉल्व हुई, फिर यहाँ पे चेंज आया, एक स्पीशी यहाँ से इवॉल्व गई। तो चेंज कहाँ पे आ गया? इस जगह पे, ठीक है। फिर एक स्पीशी यहाँ से इवॉल्व हुई है और एक स्पीशी यहाँ से इवॉल्व हुई, तो चेंज कहाँ पे आए? इस पॉइंट पे। फिर एक स्पीशी यहाँ पे इवॉल्व हुई है, एक स्पीशी यहाँ पे इवॉल्व हुई, तो चेंज कहाँ से हुआ? यहाँ पे। तो इस तरह से एक पूरा कनेक्शन मिलता है, और ये सारा कनेक्शन एंड पे कहाँ पे मिलता है? एक ही जगह पर, जिसको हम कहते हैं एंसेस्ट्रल फॉर्म। और टिप्स पर क्या होते हैं? डिसेंडेंट होते हैं जो बहुत ही डिफरेंट हैं, और आप इस मॉडिफाइड डिसेंडेंट को देख कर ये कभी भी नहीं कह सकते कि ये इसका जो है डिसेंडेंट होगा या इसका एंसेस्टर ये स्पीशी है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी होती हैं कि बताना मुश्किल हो जाता है। तो हम यही चीज़ क्या कह रहे हैं कि एट ईच फॉर्क एवोल्यूशनरी ट्री एंसेस्टर कॉमन टू ऑल लाइंस ब्रांचिंग फ्रॉम दैट फॉर्क। यानी टिप पर क्या होगा कि टिप सिंबलाइज करती है डिसेंट ऑर्गेनिज्म को, यानी जो अभी इवॉल्व हुआ मॉडर्न को, और बेस किसको बताती है? बेस बताती है कि एंसेस्टर स्पीशी क्या थी। इसको हम नाम देते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन।
मैं आपको अगेन बता देती हूँ, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि एंसेस्टर स्पीशी से डिसेंडेंट स्पीशी तो बन जाती है, लेकिन एंसेस्टर की इन्वायरमेंट के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे, और उन चेंजेस के रिज़ल्ट में मॉडिफिकेशन के बाद जो है ना एक डिसेंडेंट स्पीशी बनी है। तो डिसेंडेंट स्पीशी इतनी ज़्यादा मॉडिफाइड और मॉडर्न होती है कि इसको देखकर बहुत मुश्किल होती है कि आप ये बता सकें कि इसका एंसेस्टर कौन था। ठीक है। और लाइफ बिल्कुल एक ट्री की तरह है कि बेस पर जो होता है एंसेस्टर स्पीशी होती है, और इसकी जो टिप्स होती हैं तो टिप के ऊपर क्या है कि इनकी मॉडिफाइड या आप कह सकते हैं कि डिसेंडेंट स्पीशीज़ हैं। सेकंड पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन के हवाले से। सो डार्विन ने ये चीज़ सजेस्ट की कि जो पॉपुलेशंस होती हैं इंडिविजुअल स्पीशीज़ की, ये बेटर अडेप्टेड होती हैं लोकल एनवायरनमेंट की तरफ, तो इसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कि ये एक एरिया है या इन्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ मौजूद हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है या अडेप्टेशन का मतलब ये है कि जब इस इन्वायरमेंट के अंदर जो है चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, तो इनमें से सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म होंगे जो इन चेंजेस को रिस्पॉन्स करेंगे और इनके साथ साथ एडाप्टेशंस करते चले जाएंगे। तो वही ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बेहतर तरीके से एडप्ट हो सकते हैं और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो हम ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर नेचुरल सिलेक्शन तब काम करती है कि जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आना शुरू हो जाएं और ऑर्गेनिज्म उन चेंजेस की वजह से अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं, और उस एडाप्टेशन की बेस पर जो है, उस अडेप्टेशन की बेस पे हम ये कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ क्योंकि नहीं कर पाते तो वो एक्सटेंट हो जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन। अब इसके पॉइंट क्या थे? पहला पॉइंट ये है कि अगर इन्वायरमेंट की मतलब इन्वायरमेंट की गुंजाइश से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए, लेट्स से इन्वायरमेंट के अंदर फूड था 10 ऑर्गेनिज्म का और प्रोड्यूस हो जाते हैं 30 ऑर्गेनिज्म, सो ऑब्वियसली उनके दरमियान अब फूड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो फूड ले लेगा, जो वीक होगा उसको फूड नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली वो एक दिन गुजारा करेगा बगैर फूड के या कुछ दिन करेगा और अल्टीमेटली उसने एक्सटेंट हो जाना है। ठीक है। सो हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म दैन द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, तो उससे सर्वाइवल जो है ना उसकी एक जंग शुरू हो जाती है और सिर्फ वही फ्रैक्शन और या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो जो है नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जाएंगे। फिर हम दूसरी बात क्या कहते हैं कि सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये रैंडम नहीं होती बल्कि ये डिपेंड करती है हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे। हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि सर्वाइवल जो आप कहते हैं ना कि कुछ स्पीशीज़ सर्वाइव कर जाती हैं और बाकी स्पीशीज़ नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो एक नॉन रैंडम सी या एक रैंडम सी चीज़ है, बल्कि ये रैंडम नहीं होती, ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड होती है। कैसे कि इसके अंदर जो है वो हेरिडिटी यानी जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रोल होता है। जिनके जीन्स अच्छे होते हैं यानी जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए, वो आसानी से जो है उस इन्वायरमेंटल चेंज को बेयर कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आसानी से वो ऑर्गेनिज्म जो है अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करके और नेक्स्ट जनरेशन भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट ये था कि अनइक्वल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस विल लीड टू ग्रेजुअल चेंज इन पॉपुलेशन विद फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स। अब इस बात का क्या मतलब है? उन्होंने ये कहा है कि अनइक्वल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, अभी हमने कहा है कि दो तरह के इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है। जो पहले इंडिविजुअल्स हैं उनमें बहुत अच्छे जीन्स हैं, हेरिडिटी उनकी स्ट्रॉन्ग है, तो वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को रेजिस्ट कर लेते हैं। ये नहीं कर सकते, यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इन्वायरमेंटल चेंज को रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो क्या उसका रिज़ल्ट होगा? रिज़ल्ट ये है कि सिर्फ यही इंडिविजुअल जो है रिप्रोडक्शन करके नया ऑफस्प्रिंग बना सकता है। ठीक है। लेकिन ये इंडिविजुअल ख़ुद भी एक्सटेंड कर जाएगा और इसका कोई डिसेंडेंट भी नहीं रहेगा। सो ये जो अनइक्वलेबिलिटी थी इन इंडिविजुअल की कि वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, सो ऑब्वियसली कि अगर पहले पॉपुलेशन में क्या था कि 50 जो है ना इंडिविजुअल थे, अब सिर्फ इसने जो है सरवाइव किया है, ये वाले एक्सटेंड कर गया, तो लेट्स से कि 30 जो है वो एक्सटेंड कर गए। ठीक है। और 20 जो है वो बच गए हैं, तो पॉपुलेशन में तो चेंज आ गया कि पॉपुलेशन कम हो गई है। इससे क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीशीज़ सर्वाइव करते चले जाएंगी, फिर इनमें से भी कुछ सर्वाइव करेंगे और करते करते आपके पास अगर 2 या 4 स्पीशीज़ बचती हैं एट द एंड, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी और उसको आप इस डिफरेंस के बेस पर न्यू स्पीशी भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो एक सारा जो कॉन्सेप्ट था वो डार्विनिज़म के हवाले से था या डार्विनियन थ्योरी के हवाले से था, या आप इसको ये कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उसके ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन
और नेचुरल सिलेक्शन एडेप्टेशन। फिर हम आते हैं कि न्यू डार्विनिज्म क्या है या मॉडर्न सिंथेसिस क्या है। देखिए, जब डार्विन की थ्योरी दी गई थी ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़, तो ये बेसिकली एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करते हैं, जो उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। अब इस चीज़ ने बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को सेटिस्फाइड भी किया, क्योंकि एविडेंसेस भी मौजूद थे, तो ये चीज़ प्रूव भी हो गई। तो ये थ्योरी जो है वो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से मानी भी जाती है और इसको समझा भी जा सकता है। आसान है समझना कि कोई भी आम इंसान भी इसको पढ़ के समझ सकता है। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आना इस तरह से शुरू हुए कि जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टार्ट हुई। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक वेरिएशंस आना शुरू हो जाते हैं, कि विद इन द सेम पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स की जीन्स में जब चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और जेनेटिक वेरिएशंस आना शुरू हो जाती हैं, तो इससे नई स्पीशीज़ बन सकती हैं। यानी जेनेटिक चेंजेस की बेस पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि डार्विन ने जो थ्योरी दी थी, वो थ्योरी जो थी वहाँ पे उसने जीन्स का कोई जिक्र नहीं किया। उसने सिर्फ सिमिलैरिटी और जो है हम कहते हैं कि डिसिमिलैरिटी, या हम कहते हैं कि उसने सिर्फ जो है सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात की थी। उसने एंसेस्टर और डिसेंडेंट की बात की, लाइफ फॉर्म्स की बात की, और उनसे रिलेटेड सारे फोसल रिकॉर्ड और एविडेंसेस दिए, जो कि बिल्कुल ठीक थे और फाइंडिंग्स भी बिल्कुल सही थी। लेकिन जेनेटिक्स का जिक्र डार्विन ने कहीं भी नहीं किया था। जेनेटिक्स का माइंड में तो तब आया जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स आई थी, यानी 1930s में जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स आई और पता चला कि बेसिकली ये भी कोई चीज़ होती है, यानी जीन्स का एक कॉन्सेप्ट आया था। बेसिकली 1908 में पहली दफ़ा वर्ड जीन यूज़ किया गया था। तो आप खुद सोचें कि 1930s तक ये फील्ड भी जेनेटिक्स की इस्टेब्लिश हुई थी। तब मेंडलिज्म और डार्विनिज्म को रिकंसील किया गया था, यानी इनको दोबारा से पढ़ा गया था। तो ये बिल्कुल वर्किंग में बिल्कुल ठीक थी, इनमें कोई दोनों चीज़ों में कोई गलती नहीं थी। बस इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया था कि इनमें अब जेनेटिक बेसिस को भी शुरू कर दिया गया था। ठीक है। सो वैसे तो डार्विन थ्योरी बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक चीज़ है, बट डार्विनियन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, उसको हम नाम देते हैं न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेसिस का। इसको सिंथेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स को भी इंक्लूड करती है, पैलियोंटोलॉजी को, टेक्सोनॉमी को, बायोजियोग्राफी को, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ऑब्वियसली पॉपुलेशन जेनेटिक्स तो बहुत ज़रूरी है। सो आप अगर आपसे कोई पूछता है कि इन शॉर्ट न्यू डार्विनिज्म क्या है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि डार्विन ने जो थ्योरी दी थी वो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेस पर थी, एंसेस्टर और डिसेंडेंट की बेस पर थी। नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से डिस्कशन हुई थी इसमें, और अडेप्टेशंस के हवाले से बात हुई थी। तो ये जो डार्विन की थ्योरी थी, इसमें जीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि जीन जो है वो 1808 के बाद जो है ना, सॉरी 1908 से 1930s के दरमियान जो है जेनेटिक्स ने एवोल्यूशन अपनी की, या जेनेटिक्स जो है इसके हवाले से मंजर-ए-आम पर बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो बेसिकली डार्विनियन थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू कौन है, सो डार्विनियन थ्योरी जो थी ऑन द बेसिस ऑफ, हम कहते हैं कि जेनेटिक्स जो है ना, उसी को न्यू डार्विनिज्म कहा जाता है, जो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिए। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आ सकता है दैट यहाँ से एक चीज़ आएगी, गिव टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, या जैसे ये है ना ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़, गिव टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पार्ट की फॉर्म में आ सकता है, यानी इसके साथ कोई दूसरा जो है वो हिस्सा आ सकता है। ठीक है, गिव टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके अलावा यहाँ से आपको मॉडर्न सिंथेसिस में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यू डार्विनिज्म, ठीक है, या व्हाट इज़ मॉडर्न सिंथेसिस। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सो आपने इस पेज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और पीछे से भी याद ज़रूर करना है, ताकि आपको आसानी से समझ आए। वैसे ये सारा जो है आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में पहले दो हिस्से और शॉर्ट के लिए न्यू डार्विनिज्म याद करेंगे। फिर हमारे पास इसी से एसोसिएटेड जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, दैट इज़ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से हमने यहाँ पे बात करनी है। अच्छा जी, यहाँ हम कहते हैं कि डार्विन ने जो भी वर्किंग की वो बहुत सारे एविडेंसेस की बेस पर थी, तो वही एविडेंसेस डिस्कस किए गए हैं कि ऐसे कौन से उनको रिकॉर्ड मिले थे, या उनको ऐसा कौन सा हम कहते हैं कि सबूत मिल गया था जिसकी बेस पर कहते हैं कि एवोल्यूशन एग्जिस्ट कर गई है, और एवोल्यूशन को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था और अराउंड द ग्लोब उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी करवाया था। ठीक है,
सो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या होती है? बायोजियोग्राफी हम कहते हैं द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में एनिमल्स और प्लांट्स की जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है ना जियोग्राफी के हवाले से कि किस एरिया में किस किस्म के एनिमल या प्लांट मौजूद हैं, इसको हम नाम देते हैं बायोजियोग्राफी का। बायोजियोग्राफी ये तो पहला एक ऐसा पॉइंट था जो कि डार्विन के माइंड में आया, क्योंकि अभी हमने बात की है कि डार्विन ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ऑल दो कि साउथ अफ्रीका वाली जो स्पीशीज़ हैं वो बाकी पूरी दुनिया से डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी गैलापागोस आइलैंड के साथ जो है वो रिजेंबल करती हैं। तो ये बायोजियोग्राफी की वजह से ही उनको इस हवाले से आइडिया हुआ था। ठीक है, सो इसमें हम कहते हैं कि आइलैंड्स की बहुत सारी ऐसी प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ थी जो एंडमिक होती हैं। एंडमिक का मतलब है एक ऐसी स्पीशीज़ जो बस उसी एरिया में पाई जाती है और पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होती। ठीक है, उसको हम एंडमिक कहते हैं। ऑल्दो कि ये एंडमिक थी, सिर्फ वहीं पे पाई जाती थी, लेकिन फिर भी ये क्लोजली रिलेटेड थी एंसेस्ट्रल मेनलैंड की स्पीशी के साथ, या साउथ अमेरिका मेनलैंड स्पीशी के साथ, या फिर अपने साथ वाले गैलापागोस आइलैंड के छोटे से हिस्से के साथ, नेबरिंग आइलैंड के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आर्मेडिलोज जो हैं जिनको आर्मड मैमल्स कहा जाता है, ये देखने में माउस की तरह होता है। फॉर एग्जांपल कि आपके सामने एक माउस हो और उसकी जो बैक साइड और जो बेली साइड है उसके ऊपर भी अगर कार्टिलेजनस प्लेट्स ही हो और उसकी टेल काफ़ी लॉन्ग हो जाए तो वो बिल्कुल आर्मेडोलो की तरह लगता है, यानी आर्मेडोलो इसी तरह के होते हैं। आर्मड उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी बैक और जो फ्रंट साइड होती है ना बॉडी की, वहाँ पे कार्टिलेज से मतलब एक प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि बायोजियोग्राफी ये प्रोडिक्ट करती है कि जो कॉन्टेम्पररी कहते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी दो डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हों और डिफरेंट एरियाज़ में, यानी एक ही टाइम फ्रेम में, एक ही वक्त के अंदर जो है अगर एक ही स्पीशी की दो डिफरेंट फॉर्म्स जो है ना मौजूद हों। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आर्मेडिलो था, ठीक है, स्पीशी 1 थी, स्पीशी 2। अब हम कहते हैं कि ये जो स्पीशी थी ये साउथ अमेरिका मेनलैंड पर थी और ये उसकी किसी कोस्टल एरिया में थी। ठीक है, अब दोनों स्पीशी किसकी हैं? आर्मेडिलो की। ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, और ये कहाँ पे है? किसी भी उसके साथ के कोस्टल आइलैंड के ऊपर। तो एक ही टाइम में एक ही स्पीशी के दो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ में, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टेम्पररी। सो कॉन्टेम्पररी आर्मेडिलोज जो थे ये मॉडिफाइड डिसेंडेंट थे उन एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ के जिनका रिकॉर्ड जो है ये फोसिल से पता चल जाता है। यानी बायोजियोग्राफी में यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि बायोजियोग्राफी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था इस बात का कि मेन लैंड और जो उससे रिलेटेड एरियाज़ थे वहाँ की एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ ऑल दो के एंडमिक थी, यूनिक थी उसी एरिया में, लेकिन फिर भी इनकी आपस में कुछ सिमिलरिटीज़ ज़रूर थी। जैसे मिसाल के तौर पे आर्मड मैमल्स जो थे ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका में भी थे और रिलेटेड आइलैंड्स के अंदर भी थे। तो इनकी जितनी भी उस टाइम की कंटेम्प्रेरी स्पीशीज़ थी उनको देखकर साफ पता चलता था कि ये मॉडिफाइड डिसेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से ये पता चल गया कि इनकी एंसेस्ट्रल फॉर्म जो है वो किस किस्म की होगी या कैसी दिखती होगी। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं जी फोसल रिकॉर्ड के ऊपर, क्योंकि अभी हमने इस हवाले से बात की है। फोसल रिकॉर्ड क्या होता है कि अगर आप बात करते हैं कि एक फोसल्स होते क्या चीज़ें, बेसिकली फोसल्स आर द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वर प्रेजेंट इन द पास्ट बट बर्ड इन द अर्थ क्रस्ट नाउडेज। यानी आज के दिन, पहले तो वो एंसेस्ट्रल फॉर्म थी, पास्ट में मौजूद थे, लेकिन आज वो कहाँ पर मौजूद हैं कि वो बर्ड होते हैं, तो हमें वहाँ से पता चल जाता है उनके हवाले से। सो फोसिल तो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एवोल्यूशन के हवाले से, क्योंकि ये हमें एक कंप्लीट सीरीज़ देता है कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी ने इनकी फाइंडिंग से हमें पता चला है कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके एंसेस्टर्स हैं प्रोकैरियोट। जैसे लेक्चर में हमने बात की कि आर किया था, ठीक है। सो ये प्रेडिक्शन हमें कहाँ मिलती है कि बैक्टीरिया ने तमाम यूकैरियोटिक लाइफ को प्रीसीड किया है, यानी पहले बैक्टीरिया आए थे और फिर बाकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? फोसिल रिकॉर्ड से। तो यही हम कहते हैं कि ओल्डेस्ट नोन फोसिल किसका था? प्रोकैरियोट का। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस जो है क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस हम कहते हैं कि ये जो अर्थ की जो डिफरेंट, हम कहते हैं कि आपको एरियाज़ मिलते हैं और उनमें डिफरेंट तरह की सर्कमस्टांसेस होती हैं, तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। मतलब जो वेदर कंडीशन से रिलेटेड जो एरियाज़ होती हैं ना, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि अर्थ की जो क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस है उस हवाले से ऑल दो के डिफरेंट क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की, तो ये आपको फोसिल रिकॉर्ड में मिलती हैं। यानी अर्थ की जो फोसिल रिकॉर्ड है, जो उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं जो वेदर कंडीशंस की वजह से बनी हैं, लेट्स से कि ये क्रोनोलॉजिकल लेयर्स हैं, यानी कि जो वेदर कंडीशन की वजह से ये सारी लेयर्स बनी हैं, टोटल 4 लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो इन लेयर्स के अंदर मौजूद हैं इनका फोसिल रिकॉर्ड हमारे पास है, और इससे ये पता चलता है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड थे या ये सेम लाइफ फॉर्म्स हैं।
ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो फोसल फिशेज़ हैं या जितने भी फोसल फिशेज़ में अगर हम वर्टिब्रेट्स के एवोल्यूशन देखते हैं तो फ़िश, उसके बाद एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड्स और मैमल्स आए थे। तो ये सीक्वेंस हमें पता चलता है सिर्फ़ और सिर्फ़ फोसल रिकॉर्ड से, और यही चीज़ हमें हॉर्स के हवाले से भी पता चलती है कि हॉर्स की हिस्ट्री क्या थी, मैं आपको बता देती हूँ कि हॉर्स की हिस्ट्री ये थी कि हॉर्स सबसे पहले साउथ अमेरिका में था। तो साउथ अमेरिका मेन लैंड में हॉर्स मौजूद थे। ठीक है जी। फिर क्या हुआ कि जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम वेदर कंडीशंस चेंज होती रहीं, फूड हैबिट्स इनकी चेंज होती गई, तो ये अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट एरियाज़ में जो है माइग्रेशन कर गए। तो रिजल्टेंटली साउथ अमेरिका जो उनका अपना ही इलाका था, अपना ही मेन लैंड था, वहाँ से ये बिल्कुल ख़त्म हो गए। फिर काफ़ी 100 सालों बाद 19 सेंचुरी के एंड में जाके कुछ जो है जो होते हैं ना, जैसे आप कह सकते हैं कि जो कारोबारी लोग होते हैं, जो जानवर वगैरह ख़रीदते हैं अपने कारोबार के लिए, ठीक है। सो वो उन लोगों ने दोबारा से जो है हॉर्स जो है लार्ज क्वांटिटी में उन्होंने काफ़ी लार्ज नंबर हॉर्स का परचेज़ किया और उसको वापस वो साउथ अमेरिका मेनलैंड में ले गया। तो यही चीज़ हम कह रहे हैं कि फोसल रिकॉर्ड से हमें ये चीज़ पता चली है ना कि हॉर्स जो था वो साउथ अमेरिका में इवॉल्व हुआ। यहाँ पे आपको येलो बॉक्स में फोसल्स के हवाले से बताया गया है कि फोसल जो होता है वो रेज़न में भी बन सकता है, सैंड में भी बन सकता है, आइस में भी बन सकता है। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि फोसल का जो बॉडी का इम्पोर्टेंट होता है ना रीजन, जो कंटेंट वो रिप्लेस हो जाता है सिलिका से, जो कैल्शियम कार्बोनेट से, और आपको ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म की एक एग्जैक्ट रेप्लिका मिल जाता है जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होती है। ये याद रखना है कि फोसल सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम कंपैरेटिव एनाटॉमी पे आ जाएं, ठीक है। एनाटॉमी क्या चीज़ होती है? देखिए, एनाटॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बात कर ली कि ये हमारा जो है ना एक रीजन है, लेट्स से हम कह देते हैं कि ये जो है लुक लाइक हर्ट रीजन है, कि हर्ट रीजन इस तरह से जो है ना मौजूद होता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी, या आप ये कहते हैं कि ये हमारा इस तरह का जो है जो शेप होती है ये हर्ट की है, ठीक है। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, इसकी सारी एनाटॉमिकल देखना है कि अंदर से हर्ट कैसा है। तो ये क्या चीज़ है? एनाटॉमी है, यानी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की जो स्टडी आप करें वो एनाटॉमी है। कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या कहती है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी देखकर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट और फंक्शन देखकर पता करना कि किस तरह इनके दरमियान सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और बात भी करते हैं कि अगर आप एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं तो स्पीशीज़ को टेक्सोनॉमी की बेस पर जो है ना ग्रुप किया जाता है। अगर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की बेस पर आप ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो फिर वही डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ना, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एनाटॉमी की बेस पर ऑर्गेनिज्म की दो तरह के ऑर्गन हो सकते हैं, या तो होमोलोगस ऑर्गन हो सकते हैं या तो क्या है एनालॉगस ऑर्गन हो सकते हैं। होमोलोगस ऑर्गन वो होता है जिनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर सेम होगा पहली बात, और दूसरी बात क्या है, इनका फंक्शन डिफरेंट होगा। अब फंक्शन डिफरेंट है, मिसाल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल जो फोर लिम्ब की अरेंजमेंट है, यानी जो बाजुओं की अरेंजमेंट है बोन की, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे अंदर यानी ह्यूमंस में देख लें और एम्फीबियंस में देख लें, रेप्टाइल्स में देख लें, फिश में देख लें, बर्ड में देख लें, फ्रॉग के अंदर देख लें, फोर लिम्ब की अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। बाजू की जो हड्डी होती है उसकी अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सबके अंदर एक जैसी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेम हो गया, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। हमारी क्या है, मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फ्रॉग की क्या है, वो तो उसको जंपिंग के लिए यूज़ करता है, ठीक है। फिश की क्या है, वो तो फिन में मॉडिफाइड है तो स्विमिंग के लिए यूज़ हो रही है। रेप्टाइल में क्या है, क्रीपिंग क्रॉलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। बर्ड में क्या है, फ्लाइट कर रही है। तो होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन डिफरेंट होता है। एनालॉगस वो होता है, एना का मतलब है डिफरेंट, यानी जिसका जो है ना स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो। यानी जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन उन सब का जो होता है ना वो सेम होता है, तो उसको हम एनालॉगस जो है ना स्ट्रक्चर उसका नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं विंग्स की, ठीक है। अब विंग्स जो हैं यानी पर जो होती हैं बर्ड्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर और बैट के अंदर अगर आप देख लें, ठीक है, तो क्या है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। बर्ड्स में बाकायदा बोन्स हैं और एक ख़ास अरेंजमेंट है, और इंसेक्ट में क्या है, मॉस्किटो का आप विंग देख लें क्या होता है, मेम्ब्रेनस फोल्ड। बैट में भी मेम्ब्रेनस फोल्ड है, ठीक है। सो तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है, फ्लाइट सेम। तो उसको हम नाम क्या देती हैं जो है ना
एनालॉगस स्ट्रक्चर, ठीक है। सो होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है, जो होमोलॉगस ऑर्गन क्या है, एक ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, उसको हम नाम देते हैं होमोलॉगस का। फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन द आर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये हमें बताता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के हवाले से, यानी होमोलॉगी को देखकर आपको ये पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म का जो एंसेस्टर है ना वो एक था, वो होमोलॉगस है, वो एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एनालॉगस जो है आपको ये बताएगी कि स्ट्रक्चर जो है ना ऑर्गेनिज्म का वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन फंक्शन वो एक जैसा करते हैं। जैसे विंग्स की अरेंजमेंट आप देख लें बर्ड्स में, इंसेक्ट में और बैट्स के अंदर, और वर्किंग क्या करते हैं ये फ्लाइट की। तो एनालॉगस को देखकर आपको जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के हवाले से आइडिया होता है कि फंक्शन सेम है तो आप एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट क्या होती है, एंसेस्टर एक था, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आते गए और बहुत सारी स्पीशीज़ इवॉल्व होती गई। ये क्या चीज़ है, ये होमोलॉगस ऑर्गन है जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को बताता है, ठीक है। अब एनालॉगस क्या है, एनालॉगस ये कहता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट फंक्शंस, उनके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन एक फंक्शन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि एनालॉगस जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ, एनालॉगस क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ ले आता है, ठीक है। ये एक मिसाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यही बात करें, पैराग्राफ में उन्होंने इसी सारी चीज़ को जो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम अगेन यहाँ से रीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, रीडिंग आप देख लीजिएगा यहाँ से। फिर उसके बाद एक एग्जांपल इन्होंने कोट की है कि अगर आप इन ऑर्गन्स की तो चलें बात हो गई, फिर हम फ्लावर्स की बात कर लेते हैं कि प्लांट्स के केस में जो फ्लावर पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का, यानी जो फ्लावर पार्ट है वो किस तरह से मॉडिफाइड हुआ है, वो लीव से मॉडिफाइड हुआ था कि लीव मॉडिफाइड होता है तो सेपल पेटल्स बनी, स्टेमन कार्पल बनी, और फिर उसके बाद बाकायदा एक फ्लावर हो गया। तो फ्लावर ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, पॉड के अंदर, और जो मेन ब्रांच के ऊपर जो है ना वो बाकी लीव्स इसके सराउंडिंग के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम आते हैं एक लास्ट जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे एनाटॉमी में, दैट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, देखिए आपने ये याद रखना है, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है एक ऐसा ऑर्गन जो कि एंसेस्टर स्पीशी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन डिसेंडेंट स्पीशी के अंदर एंसेस्टर में प्रेजेंट होता है और वर्किंग भी कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन डिसेंडेंट स्पीशी के अंदर उसका रेमिनेंट मौजूद है, यानी उसकी लुक लाइक शेप मौजूद है, लेकिन कोई वर्किंग नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी, अगर आप स्नेक्स की बात कर लें, फिशेस की बात कर लें, तो उनके अंदर आपको पेल्विक बोन या फ्यूमर बोन के रेमिनेंट्स ज़रूर मिलते हैं, लेकिन इनमें जो है वो हाइंड लिम्स नहीं होती, ठीक है, हाइंड लिम्स नहीं होती हैं, यानी कि आपने कभी किसी स्नेक की लेग्स नहीं देखी होंगी, कभी किसी फ़िश की लेग्स नहीं देखी होंगी आपने, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है कि एक ऐसा रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो कि ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर में मौजूद था, फंक्शनल था, वर्किंग था, लेकिन आज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेल और स्नेक की आप अगर देख लें वेस्टिजेस को, जो इनमें हम कहते हैं कि जो पेक्टोरल गर्डल थी, यानी जहाँ पे पेल्विक लेग्स आती हैं, ठीक है, तो वो रीजन इनमें जो है ना आज भी रूडिमेंट्री हैं, यानी आपको जस्ट उनका स्केलेटन देख कर लगेगा कि हाँ ये बोन थोड़ी सी मौजूद है, शायद यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वर्किंग नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारे अंदर जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, तो वो क्या होती है, बॉडी की राइट साइड पर सीकम के साथ इस तरह की शेप की स्ट्रक्चर जिसको आप अपेंडिक्स कहते हैं। जो इसके अलावा ईयर मसल्स इन ह्यूमन, हमारे अंदर जो ईयर मसल हैं, मसल मौजूद तो हैं, लेकिन हम अपने ईयर को लेफ़्ट और राइट रोटेट तो नहीं करवा सकते, ठीक है, तो लेकिन बाकी एनिमल्स तो करवा सकते हैं। अब हमारे अंदर मसल मौजूद है, ईयर का स्ट्रक्चर भी बना रहा है, लेकिन वर्किंग नहीं कर रहा है, यानी हम अपने ईयर को लेफ़्ट राइट आगे पीछे मूव नहीं कर सकते, लेकिन बाकी एनिमल्स बड़े आराम से कर लेते हैं। जैसे आप डॉग को देख लें, जैसे आप कैट को देख लें, जैसे आप बफलोज़ को देख लें, कैमल को देख लें, हॉर्स को देख लें, ये आसानी से अपने जो ईयर्स होते हैं उनको मूव करवा लेते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी पे। एम्ब्रियोलॉजी के क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ ऑल द डेवलपमेंटल स्टेजेस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग टूवर्ड्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी आप एक फर्टिलाइज्ड एग यानी ज़ाइगोट से लेकर एक इंडिविजुअल के बनने में जितनी भी स्टेजेस आते हैं उनकी स्टडी को आप नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी का। सो हम ये कहते हैं कि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस भी एक जैसी होती हैं, यानी उनका जो है फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंटल स्टेजेस एक जैसी होती हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन के बाद वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। जितने भी वर्टिब्रेज एम्ब्रियोज हैं, फॉर एग्जांपल, इनमें अपनी पूरी लाइफ में गिल पाउचेस मौजूद होते हैं थ्रोट वाले रीजन पर, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में सब में होते हैं, फिशेस से लेकर ह्यूमन्स तक सब के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन
फिर डेवलपमेंट जैसे जैसे प्रोसीड करती है, स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो एक दूसरे से डिफरेंट या डाइवर्ज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस के केस में जो गिल पाउच था वो गिल्स में बन जाता है, वर्टिब्रेट्स में के केस में वो जो है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के केस में वो चीज़ और जो है ना चीज़ों में मॉडिफाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर वो क्या हो जाती है, यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब क्या करती है, मिडल ईयर को थ्रॉट के साथ कनेक्ट करती है, जिसकी एक आम मिसाल मैं आपको देती हूँ कि अक्सर क्या होता है कि शावर लेते वक्त अगर आपके कान में पानी चला गया तो वो मुँह से जो है ना उसको कुछ हिस्सा निकल आता है, यानी कुछ कतरे आपके आ जाते हैं। या अगर आपके कान में दर्द हुए तो आपका गला जो है वो भी स्वेल कर जाता है। ये सम टाइम सर्दियों में जैसे अक्सर होता है, ठंडा पानी पीने की वजह से अगर आपके गले में स्वेलिंग हुई है तो आपके कान में भी दर्द हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि मिडल ईयर जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ पे, आपके फेरिंग्स रीजन में, आपके थ्रॉट के अंदर है। ठीक है, ये एक ट्यूब होती है, कैनाल है जो कनेक्टेड है। यानी हम ये कह रहे हैं कि फ़िशेस के अंदर गिल्स अगर मॉडिफाइड, पाउचेस मॉडिफाइड हो गए हैं गिल्स के अंदर, तो हमारे अंदर वो जो स्टैचियन ट्यूब में मॉडिफाइड हो गया है कि उसने इस तरह से कैनाल बना ली है। ठीक है, अब ये आपकी एक ओपनिंग है जिसको आप नाम क्या देते हैं कि ये आपका कौन सा रीजन है, ये आपकी फेरिंग्स वाला रीजन था, ये फिर लेरिंग्स आ जाता है, तो ये हमारे पास सारा रीजन कौन सा आ गया, ट्रैकिया वगैरह का। ठीक है, यानी आपका विंड पाइप और ये सारी चीज़ें। और ये यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर था जिसको आप नाम देते हैं ह्यूमन ईयर का। तो ये इस तरह की, इसकी हम बात करें, ये दरमियान वाला हिस्सा कि ये क्या है, यूस्टेचियन ट्यूब है। सो ये एक चीज़ है। सो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में भी आप देख लें तो ये भी आपको होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के हवाले से बता देता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यही आप गिल पाउचेस वाली एग्जांपल ही देख लें तो ऑल दो कि इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस सेम होती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि डिफरेंट आफ्टर दैट डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है इनकी थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाती है, तो ये दूसरे से टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे लेक्चर का दैट इज़ कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जहाँ तक बात है तो हम ये चीज़ कहते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आप देखें तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जितने भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हैं स्पीशीज़ के दरमियान, ये रिफ़्लेक्ट करती हैं कि अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक ऑर्गेनिज्म की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम तीन ही चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक तो हम स्टडी करते हैं प्रोटीन, डीएनए को, आरएनए और प्रोटीन को। ठीक है, तीन चीज़ें। अब अगर आप ये कहते हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान करेक्टरिस्टिक्स सेम है, यानी उनकी फिजिकल अपीयरेंस सेम है, ठीक है, लेट्स से, तो उससे क्या होगा, इसका मतलब है कि उनके अंदर जो है वो जीन्स सेम है। ठीक है, जीन से बनने वाली प्रोटीन सेम है, तो ज़ाहिर है वो सेम फंक्शन करेगी, तो कैरेक्टर सेम आएगा। ये चीज़ होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ये पता चलता है कि प्रोटीन के मोनोमर्स के जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ में हम ये कहते हैं कि अगर दो स्पीशीज़ हैं जो एक दूसरे से आप कह रहे हैं कि क्लोज रिलेटेड हैं, तो इट मीन्स दैट कि प्रोटीन के मोनोमर सीक्वेंस एक जैसे होंगे, जीन का सीक्वेंस एक जैसा होगा, तो इस वजह से हम कहते हैं कि लाइफ फॉर्म्स एक दूसरे के साथ जो हैं वो काफ़ी क्लोज रिलेटेड हैं। या हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करती है अबाउट द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कि लाइफ एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुई है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी चेंज हुई है, इतनी डाइवर्सिफाइड हुई है कि यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है। सो टेक्सोनॉमिकली आप ऑर्गेनिजम्स को आसानी से जो कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन तक बैक्टीरिया जितने भी ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल आपको एंड पर बताएगी कि साइटोक्रोम सी, ये एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है जो तमाम एरोबिक स्पीशीज़ में है। साइटोक्रोम सी ये ऐसी प्रोटीन है जो आपको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है, तो ये बैक्टीरिया से ह्यूमन तक सब में मौजूद है। और ये इस चीज़ का सबूत है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन लेवल पर अगर सिमिलरिटीज़ होंगी तभी ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे ये साइटोक्रोम सी प्रोटीन, ये ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अब हमने जैसे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन वाले क्वेश्चंस की जो है डिस्कशन की है, यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से जो है कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ताकि आप नोट कर लें और आपको जो है इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन में आसानी हो। सो एविडेंसेस में पहला क्वेश्चन तो आपको आ जाता है बायोजियोग्राफी से। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आता है, हाउ बायोजियोग्राफी प्रोवाइड द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। हाउ बायोजियोग्राफी प्रोवाइड द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। या ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये येलो बॉक्स से आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने साथ में एनाटॉमी वाले पॉइंट में लिखी हुई है। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, गिव वन एग्जाम्पल। ठीक है, फिर नीचे आ जाएं तो आपको एक क्वेश्चन आता है, डिस्कस कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद रेफरेंस टू एज एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। डिस्कस कंपैरेटिव बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर
कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको आते हैं एज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन, यानी इसके साथ कोई और पार्ट होगा लेकिन ये है कि ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती हैं। ठीक है, सो ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। और पीछे मैंने आपको बता दिया है कि अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, व्हाट इज़ न्यू डार्विनिज्म या व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न सिंथेसिस। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है ना आता है व्हाट डज़ इट मीन बाय डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, शॉर्ट क्वेश्चन। और मैंने आपको बता भी दिया है एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म या एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है एक, यहाँ से ये दोनों पॉइंट जिसमें आपने लिखने होंगे। और पीछे जो डार्विन वाला पहला पेज हमने डिस्कस किया ये आपके जस्ट एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए है और आपने यहाँ से अच्छी तरह से इसको पढ़ना है ताकि आप MCQs अगर आएँ तो अटैम्प्ट कर सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक या लामार्किज्म का। तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लामार्किज्म या एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पर आता है। लेकिन अगेन मैंने यहाँ पे इस वजह से रिकॉल किया है क्योंकि डार्विनिज्म पढ़ी हुई है, तो आपने ये याद रखना है कि दोनों थ्योरीज लॉन्ग में के इंपॉर्टेंट हैं और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा और आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो क्लियर हो गई होंगी और आपने क्वेश्चंस भी नोट कर लिए होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें और आप अच्छी तरह से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहें। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।